हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं दो पार्ट्स में कुछ मुस्लिम मसाइल या दीनी मसाइल के बारे में आप लोगों से बात की। अब ये मेरा पार्ट थर्ड है उसी सीरीज़ में। इसमें मैं लूँगा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट की बात करूँगा, स्कूल्स की करूँगा, एजुकेशन की, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स या मुस्लिम लीडर्स के बारे में बात करूँगा। देखिए, इसमें एजुकेशन का जहाँ मामला है, अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जहाँ भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी को मैनेज करना है, उन इदारों को भी हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। हर जगह कन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल मामला चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, IICC। वहाँ एज का मामला आया प्रेसिडेंट का। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 75 ईयर्स पर के बाद कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। एग्रीड। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं है, इट कैन बी चेंज। जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाइए, उसके सामने रखिए। अगर मेजोरिटी, चूँकि हर कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ बदला है, इन पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चेंजेज आई हैं। एनी हाउ, वो बढ़ाने की बात थी, उसी के ऊपर तकरार हुआ, दो ग्रुप बन गए, और आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का हाल बहुत बुरा है। लोगों को सैलरी पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही, उसे चलाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरी तरफ आइए, दो इंस्टीट्यूशन और हैं आपके, जिन्हें आप कहते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। हालांकि वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एक तो नहीं है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। AMU जो है, AMU का इस वक्त माइनॉरिटी करैक्टर नहीं है, और वो एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन माइनॉरिटी करैक्टर नहीं है। जामिया का माइनॉरिटी करैक्टर जो माइनॉरिटी हायर एजुकेशन कमीशन था, उस वक्त दे दिया गया था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पटिशन है कि वो गलत है और गवर्नमेंट उससे एग्री नहीं करती है। एनी हाउ, हम यही समझते हैं, हमें गलतफहमी है कि इन इदारों को हम चलाएंगे, अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, जिसे चाहे अपॉइंट करेंगे, जिसे चाहे निकालेंगे। ये हमारी सोच है। आजकल AMU में भी बड़ी क्राइसिस है। वाइस चांसलर जो हैं एडहॉक हैं, टेम्परेरी हैं, उन्हें बदलने की बात हो रही है कि भाई नया रेगुलर आना चाहिए। तो एनी हाउ, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसमें एक तरह से माहौल बहुत ही कैंपस के अंदर बहुत पीसफुल और अच्छा नहीं है। उधर जामिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी एक ज़मीन के बेचने की बात आई थी, उसके ऊपर बड़ा भारी अखबारों में भी आया, आपस में डिफरेंसेस भी हुए। तो आज बेसिकली उसकी वजह वही है, करप्शन, जिसे हम कहते हैं मत बोलिए बदनामगी होगी। देखिए, गलत को गलत जब तक नहीं कहेंगे और सही को सही नहीं कहेंगे, तो आप ना तो मुसलमान हैं और ना मामला चलेंगे। कोई नाराज़ हो या ना हो, सच बात कहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए और सच के लिए खड़े हुई है। ये नहीं चलेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है और आप नॉन कंट्रोवर्शियल होने की कोशिश करें, इससे काम नहीं चलता। खैर, वो तो सब है। अब आइए पॉलिटिकल मसाइल, जो हम लोगों का हाल है इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी का हिंदुस्तान के अंदर। वी आर बीइंग आइसोलेटेड।
हमें कोई भी पार्टी अपने से आइडेंटिफाई करना नहीं चाहती। उन हर पार्टी को, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, इवन बीजेपी, उन्हें मुसलमान वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस पॉलिटिकल आइसोलेशन के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि ये मेरा स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा, कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, बट दिस इज व्हाट आई फील। पहले तो है मौलाना आज़ाद साहब और दूसरे हैं मदनीस ऑफ देवबंद। दोनों कांग्रेस में थे, आज़ादी की जंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नो डाउट इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद साहब ने मुसलमानों को एक राय दी कि अब ऑनवर्ड्स, चूँकि उससे पहले मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान अलग हो गया, तो यहाँ के मुसलमान जो रुक गए उन्हें राय दी कि आपको अब न तो अपनी पार्टी की ज़रूरत है और न ही अपने किसी कायद की ज़रूरत है। आपके माई बाप कांग्रेस होगी और वही आपके इंटरेस्ट को देखेगी। इस बात को साउथ इंडिया के लोगों ने नहीं माना, साउथ इंडिया के मुस्लिम्स ने नहीं माना, और आज भी वहाँ मुस्लिम पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आसाम में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, और बाय एंड लार्ज उनका पार्टिसिपेशन हुकूमत के अंदर रहता है, दे पार्टिसिपेट। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आपने 60 साल तक धीरे धीरे होते होते आपकी आइडेंटिटी, आपका जो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत थ्रू सर्टेन पार्टीज़ पार्लियामेंट में होता था, वो होते होते ख़त्म सा ही हो गया। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इस पे मैं समझता हूँ मेन जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस ने 60 साल तक किसी मुस्लिम चेहरे को उभरने नहीं दिया और किसी को मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनने दिया। ये कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने उन मुस्लिम्स को मुसलमानों का फेस प्रोजेक्ट किया जिनका मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं रहा और जिन्होंने कभी अपने को कौम से आइडेंटिफाई नहीं किया, उस तरह के लोगों को। उसका नतीजा हुआ कि मुसलमान भी इस परेशान था और धीरे धीरे वो नाराज़ हुआ। नॉट ओनली दिस, जिसे हमें हमारा प्रोटेक्टर, हमारा सब कुछ मौलाना आज़ाद साहब ने कहा, उन्होंने तकरीबन 60 साल में 25,000 कम्युनल राइट्स कराए, 25,000 कम्युनल राइट्स कराए और लाखों मुसलमानों को कत्लेआम हुआ। लेकिन ये ज़रूर था कि हम उस वक्त जब जुर्म होता था रो भी लेते थे और अपनी बात दिल्ली कहने जाते थे तो सुन भी लेते थे, हालांकि उसके ऊपर कोई किसी तरह का सही डिसीजन नहीं होता था। हाशिमपुरा मैं देखता हूँ रोज़ाना बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं उनके। जब मेरठ में राइट्स हुए तो मेरठ में जाते हैं एज ए होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, और उन्होंने वहाँ इंडिकेशन दे दिया ऑफिसर्स को कि आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो जाते हैं और उसी दिन 70 लोगों को घसीट करके ला करके एक लाइन में गोली से मार दिया जाता है, उनकी लाशें नहर में फेंक दी जाती है। ये सब कांग्रेस के टाइम में हुआ और कांग्रेस ही हमारी माई बाप बनी रही। लिहाजा उसके बाद हुआ, मुसलमान परेशान था, उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढे। बिहार में वो आरजेडी के साथ आए मेजॉरिटी, यूपी में वो समाजवादी और बीएसपी के साथ आए। समाजवादी ने क्या किया, इन पार्टीज़ में जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं
इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में, वो कम्युनिटी के बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने पर्सन प्रमोशन, अपने को आगे बढ़ाया है, अपना इंटरेस्ट सर्व किया है। ना वो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करके वो इलेक्ट होते रहे। कौम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हम नहीं चाहते कि आप नाजायज़ डिमांड मुसलमानों की माने, लेकिन अगर कहीं जायज़ डिमांड है या कोई जुर्म हो रहा है, कोई जायज़ती हो रही, कोई इनजस्टिस हो रही, तो उसके ख़िलाफ़ तो आपका बोलने का हक है, लेकिन आप नहीं बोलते। यू कीप क्रिमिनल साइलेंस। लिहाजा समाजवादी में भी क्या हुआ, उनका जहन बन गया। एक हमारे बहुत बड़े नेता उसके मुस्लिम फेस थे, जिनका नाम है आज़म खां। सो दे वर श्योर कि आज़म खां विल मैनेज। उन्होंने मैनेज किया, लेकिन उसी टाइम में अखलाक होता है। अखलाक के घर में घुसते हैं और फिश देखते हैं और कहते हैं ये बीफ है, और उसका मर्डर हो जाता है। फॉरेंसिक उसके लिए जाता है तो पता चला नहीं, मटन है। कुछ मजबूरन उस वक्त समाजवादी की हुकूमत थी, बीजेपी के लोगों का अरेस्ट करना पड़ा। जब 14 में इलेक्शन आता है तो बीजेपी के लीडर्स का मुलायम सिंह जी पर दबाव पड़ा या अखिलेश के ऊपर दबाव पड़ा कि हमारा अब क्या हो गया, हमारे लोग तो जेल में हैं, तो आप दोबारा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं और उसमें बीफ निकलता है। देखिए 6 महीने बाद, और एफआईआर हो जाती है अखलाक के भाई और बेटे के नाम, उनके वारंट हो जाते हैं। फिर दबाव बना करके ब्लैकमेल टैक्टिक्स ये कहा कि समझौता कर लो, हम भी विड्रॉ करते हैं, तुम भी विड्रॉ करो, और यही हुआ। फिर 2013 में आपने मुजफ्फरनगर का कांड किया। मुजफ्फरनगर में चूँकि ये सोच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की भी थी, समाजवादी की भी थी, कि वहाँ किसी तरह से जाट और मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खड़ी हो जाए, खाई खुद जाए, दीवार खड़ी हो जाए। चूँकि ये एक ऐसी फोर्स थी कि वो जो चाहती थी पॉलिटिकली वो गेन करती थी, उन्हें वीक करना था, कमज़ोर करना था। तो वो जो राइट्स हुए वो सिर्फ बीजेपी ने नहीं कराए, उसमें बीजेपी की या समाजवादी दोनों की मिली भगत थी। और वो आपको सब मालूम है क्या हुआ। अब आइए मायावती की तरफ। मायावती को मुसलमानों का, चूँकि जो अंबेडकर जी के ख्यालात हैं, जो काशीराम ने कहा, और जो सच्चाई भी है, प्रैक्टिकल भी है, कि अगर मुस्लिम, दलित, ओबीसी मिल जाए तो आप मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बनते हैं और आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आप पावर में अपने लोगों का भी उत्थान करें और दूसरों का भी करें। ये नहीं कि अपर क्लास या किसी के साथ आप जुर्म करने के लिए पावर में हैं, आप लोगों के साथ जस्टिस करें। लिहाजा मायावती बनी। मायावती ने जो भी सोच थी काशीराम जी की, अंबेडकर की, उसके ऊपर पानी फेर दिया। ब्राह्मणों के कंट्रोल में आ गई, सर्व समाज की बात करने लगी। और 2002 में सबको मालूम है गुजरात में क्या हुआ, किस तरह मैसेकर हुआ मुसलमानों का। आप 2003 में जाती हैं मोदी जी का इलेक्शन लड़ाने के लिए, कैंपेन के लिए, और गुजरात में फरमाती हैं कि जो मोदी जी ने किया वो सही किया, अगर मैं भी सीएम होती मैं भी यही करती। जरा गौर करिए। और उसके बाद जब 17 और 19 के इलेक्शंस हुए तो आपने फरमाया कि मुसलमान चूँकि बहुत ही बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, लिहाजा उन्हें हराने के लिए, जो मेरी पार्टी के थे उन्हें भी हराने के लिए, जीत तो नहीं सकते थे, मैंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र करा दिया। ये 2 बार आप उसने कहा।
तो अब आप बताइए किस पर यकीन करें, किसे अपना माने? ये सब आपके साथ हो रहा है। इन सब पार्टीज को, मायावती का तो डबल धार का तलवार है कि इधर से भी मारना, उधर से भी, फाइनेंशियल भी मुसलमान को बर्बाद करना, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे करके, पैसा ले करके, और मुसलमान के वोट में बिखराव भी करना कि जो वोट उसे जाएगा, कुछ समाजवादी को जाएगा, फिर कांग्रेस को जाएगा, तो वो बर्बाद होगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। और बीजेपी से भी पैसा लेती है कि मैं आपके कैंडिडेट को जितवा रही हूँ। मुसलमान का भी यही है। अब आइए मुसलमान के ऊपर, जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज से इलेक्शन लड़ते हैं या इसमें लीडर्स हैं, ये मैंने पहले कहा कि इन्हें कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपना पर्सनली अपने को प्रमोट करना है। किसी इशू पर ये आगे नहीं आते, बहुत बच के आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं। जब इन्हें टिकट मिलता है और इलेक्शन लड़ते हैं तो ये मुस्लिम्स के पास आते हैं कि भाई को वोट दो। देखिए क्या मज़े की बात है, भाई को वोट दो। हम भाई यानी आपका कम्युनल एजेंडा होता है। लेकिन ये मैं बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये इस्लाम और भाई का नाम लेके वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे समाजवादी के हों। इनके माँ बाप कौन हैं? इनके माई बाप हैं अखिलेश है या राहुल गांधी है, कांग्रेस है, या मायावती है। तो क्या इनकी हिम्मत है कि जीतने के बाद ये किसी मुस्लिम मसाइल पर उनसे बात आंखों में आगे डाल करके कर सके? बिल्कुल नहीं। हाँ, अपना फ़ायदा कर लेते हैं। और एक चीज़ में और ये मदद करते हैं इन पार्टीज़ की, ये किसी भी मुस्लिम लीडर्स को उभरने नहीं देते। जैसे 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी यूपी में रही। AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में आना चाहा, लेकिन हमारे जो मुस्लिम फेस था उस हुकूमत में, सबसे नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर आज़म खान साहब, उन्होंने असदुद्दीन को यूपी में एंटर नहीं होने दिया 5 साल तक। जब इनकी हुकूमत 17 में चली गई, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। अब असदुद्दीन, इन्हें ख़तरा क्या है, अगर ये उभरते हैं तो हम जो एक कमीशन एजेंट बने हुए हैं, हम जो दलाली कर रहे हैं मुस्लिम वोट की, वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उसके ख़िलाफ़ और लोग तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स जो हैं सेकुलर पार्टीज़ के, ये सबसे ज़्यादा मुखालफत असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। और ये एक आम बात बन गई टीवी चैनल्स पे भी कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये मैं भी जानता हूँ, पहले भी मैंने कहा, नो डाउट अगर जहाँ असदुद्दीन का कोई असर नहीं, वहाँ वो कैंडिडेट खड़ा करें जिसे 10-5 हज़ार वोट मिलेगा, तो उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा बीजेपी को होना है। लेकिन यूपी में कम से कम 15-16 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें मुसलमान मोर देन 30% है, अब तो 50 है, तो वहाँ तो वैसे आएगा, आना चाहिए। इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का नुकसान हो या फ़ायदा हो, उसे आना चाहिए। आप मुस्लिम वोट चाहिए आपको, मुसलमान स्पोक्स पर्सन या मुसलमान वॉइस नहीं चाहिए। असदुद्दीन वो लीडर हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं जहां उन्हें 140 करोड़ लोग सुनते हैं, और ही स्पीक्स इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो जो जुर्म होता है दलित के ऊपर हो, मुसलमानों के ऊपर, उस पर वो खुल करके बोलते हैं। क्या कोई है ऐसा मुसलमान लीडर हिंदुस्तान में इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज से?
जिसकी हिम्मत है इस तरह से बात आंखों में आंखें डाल के कर सके। वो बोलता है टीवी चैनल्स के ऊपर, जहाँ उसे पूरी दुनिया देखती है, करोड़ों लोग देखते हैं। वो गलियों में या घरों में नहीं बोलता कि जो चाहे कह दिया, वो पब्लिक व्यू में बोलता है। रहा ये जाहिर है, अब आप कहते साहब उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, उसके यहाँ रेड नहीं हो रही। अरे तो बीजेपी समझदार है, बीजेपी ये समझती है, ये नहीं है कि उसकी बातों से मानती एग्री करती है या उसे कोई कंसेशन देती है, लेकिन वो ये जानती है कि अगर ये सर्वाइव कर रहा है तो हमारा फ़ायदा है, और मैं भी मानता हूँ उनका फ़ायदा है। तो क्या वो घर बैठ जाए? क्या इन दलालों के डर की वजह से हैदराबाद में कन्फाइंड रहे? आप कहते हैं अरे साहब वो हैदराबाद से बाहर क्यों निकल रहा, उसकी यहाँ क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं भाई? कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्यों है, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में क्यों है? और ये छोटी सी रीजनल पार्टीज़, अखिलेश हो या मायावती, ये महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट खड़े करते हैं, ये कर्नाटका में भी करते हैं, ये मध्य प्रदेश में भी करते हैं, ये राजस्थान में भी करते हैं, ये हरियाणा में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। तो क्या ये वहाँ बीजेपी का वोट काटते हैं? वहाँ पर ये सब कांग्रेस का वोट काटते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, कांग्रेस ने बुरा किया, उसने भुगता। यूपी में मोर देन 40 ईयर से आप पावर से बाहर हैं, जो सबसे बड़ी स्टेट है। चूँकि आप में हिम्मत नहीं थी, आप आइडियोलॉजी की बात करते थे, आइडियोलॉजी आपकी नहीं थी। लेकिन अब लोगों का, जब से राहुल गांधी ने पद यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से लोगों ने उसे पहचाना भी है, और लोगों ने उसके अंदर की फीलिंग को एहसास भी किया है। उसके बाद जिस तरह से वो हर इशू पर बोल रहा है, और वो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ही बनाना काफ़ी नहीं है, इट शुड बी आइडियोलॉजी बेस्ड। ये पहली दफ़ा बात हो रही है प्रैक्टिकली जो देखा जा रहा। पहले भी आइडियोलॉजी की बात होती थी, पर दे वाज नो आइडियोलॉजी। अब लगता है कि बहुत टक्कर लगने के बाद कांग्रेस को एहसास हुआ, और राहुल गांधी एक बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और लिहाजा उन्हें लोगों का, सभी का विश्वास, सभी का यकीन, उन पर भरोसा जता रहे हैं, और उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक इनका है रीजनल पार्टीज़ का, इन्हें एहसास ही नहीं कि इनका असर क्या होना कुछ दिन के बाद। अगर 24 में बीजेपी आती है तो ज़िंदगी में इन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जो ये थोड़े बहुत बचे हैं ये सारे अंदर होंगे जेल में, चूँकि और नॉट मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन करप्शन। और गवर्नमेंट हुकूमत किसी की भी हो, अगर वो चाहे कि इस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी होनी, तो सारी बातें निकल जाती हैं और आपको अंदर करने में देर नहीं लगेगी, आपकी पार्टी ख़त्म। समाजवादी पार्टी वन फैमिली पार्टी है, बीएसपी वन पार्टी फैमिली है, वन फैमिली पार्टी है, आरजेडी वन फैमिली पार्टी है। इसी तरह से और ज़्यादातर जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की हैं। तो आप अगर अलायंस कर रहे हैं, जैसे आपने इंडिया बनाया, ट्राई टू बी ऑनेस्ट। आपके सर्वाइवल का मामला है, इसके ऊपर आजकल काफ़ी नुक्ताचीनी चल रही है। अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में अलग कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, कितने जीत रहेंगे? हाँ, आप 50 में कांग्रेस को हरा देंगे, लेकिन आप 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। रहा मायावती का तो गेम है, और फिर शिकायत ये करती है कि मेरे एमएलएज को तोड़ लिया। अरे अगर आपका मायावती जी राजस्थान या मध्य प्रदेश में 2-2, 4-4 एमएलए है, जिनसे आपने लाखों रुपया, करोड़ रुपया लेके तो टिकट दिया, तो वो 5 साल अगर अपोजिशन में बैठेंगे तो उन्हें मिलेगा कहाँ? ये तो एक ट्रेड है, पॉलिटिक्स। तो जाहिर है उन्हें अपना फ्यूचर देखना, आपने तो उगाही कर ली, उन्हें भी तो उगाही करनी है।
तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है वहाँ वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, और आपको तकलीफ होती है कि मेरे आदमी को तोड़ लिया, तो आपके आदमी तो सेक्रीफाइस करें और आप लूटती रहीं। तो ये लोग अब समझ रहे हैं बहुत दिन चलने वाली बात नहीं है। और अगेन आई विल से, इन माय व्यू, हमें अपना कायद और अपनी पार्टी एस्टेब्लिश करें। वो ऑलरेडी है आपके पास, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM, और उधर है बदरुद्दीन साहब कासमी साहब आसाम में, बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, साफ़ सुथरे हैं, बोलते कम हैं, इसलिए ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में, अखबारों में, न्यूज़ में नहीं रहते। असदुद्दीन ओवैसी हिम्मत करता है कि हर मसले के ऊपर बोलता है। उनके हाथ मजबूत करें, उनके साथ खड़े हों। एंड आई एश्योर यू, अगर इंडिया के कुछ मेंबर्स कम हुए और इनके कुछ हुए, तो असदुद्दीन ओवैसी इंडिया के साथ जाएगा, किसी और पार्टी के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि इस वक्त मामला है, देखिए, बीजेपी से कोई मुसलमान तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना सोचना चाहिए बिगाड़ेंगे, लेकिन लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, लोग फ्री नहीं फील कर रहे हैं। महंगाई, करप्शन, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो मुसलमान तो इस गलतफहमी में ना रहे। और असदुद्दीन ओवैसी भी अगर खड़े होकर के 10 सीट ले आए तो 10 से उनकी हुकूमत नहीं बन रही, लेकिन उनकी हिम्मत होगी वहाँ जस्टिस मिल सके लोगों को, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी। ही विल नॉट बी, ही इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ओनली, ही इज रिप्रेजेंटिंग होल इंडिया, ख़ास तौर से ऑफ कोर्स मुस्लिम्स एंड दलित्स। तो ये पॉलिटिक्स बहुत दिन नहीं चलेगी करप्शन वाली। एक एक का सामने आ रहा है, यूपी में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, ये भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। करप्शन के लिए बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं होती। सो लेट एट लीस्ट द मुस्लिम्स सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स शुड लिसन, कि वो बेहतर ये है, अगर वो मुल्क की वफादार हैं और वो मुल्क में तरक्की चाहते हैं, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी को मौका न दें इसे कम्युनलाइज करने का, और वो तय करें कि कोई भी मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा तो 2-4 वहाँ लड़ेंगे जहाँ बहुत सेफ एंड सिक्योर। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स आर 40%, और एक ही मुस्लिम खड़ा हो, सब पार्टीज मिल के दें, तो आप भले ही खड़े हो जाइए, अदरवाइज अवॉइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, देन सी व्हाट हैपेंस। उतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। बड़ी 2004 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पावर में आएगी। ये ज़रूर था कि बीजेपी की सीट्स कम हो जाएंगी, बट दैट वाज अ मिरेकल। सो द मिरेकल हैपेंस, इट मे अगेन हैपन। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।